नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीरी में। दोस्तों, आपको पता है कि ये क्लास हमारी शाम को 5 बजे होती है और डेली हमारी क्लास होती है और हम इस क्लास को इस तरीके से लेते हैं कि एक क्वेश्चन में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल आपको बताई जा सके वो बताने की आपको कोशिश की जाती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन से कभी क्वेश्चन नहीं बनता, डिटेल से क्वेश्चन बनता है। और अगर मैं चैप्टर नहीं करवा रहा यहाँ पे, इसी क्वेश्चन में मैं इतना कुछ आपको बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों का अच्छे से रिवीजन हो सके। तो डेली शाम को 5 बजे आना है और ये क्लास लेनी है। और हाँ, आज किसने 6 बजे क्लास नहीं ली सुबह की करंट अफेयर की, पहले जाइए और करंट अफेयर की सुबह की क्लास लीजिए और 9 बजे वाली हिंदी की क्लास लीजिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, किस चार्टर एक्ट ने चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ था? बताइए, किस चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ था? चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 या चार्टर एक्ट 1853? बताइए किस एक्ट के द्वारा यह तय किया गया था। देखिए, अगर मैं आपको बताता हूं कि इसका आंसर क्या होगा तो इसका आंसर तो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, लेकिन बात करता हूं 1813 में हम जाते हैं। कहां जाते हैं? 1813 में, इस वाले एक्ट में हम जाते हैं। यार ये बोर्ड हैंग कर रहा है बहुत ज्यादा, प्रॉब्लम क्या हो रही है ये समझ में नहीं आ रहा कि हैंग क्यों कर रहा है ये। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं 1813 के चार्टर एक्ट की। 1813 में जो चार्टर एक्ट आया था उसके द्वारा यह तय किया गया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी कर व्यापार में एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया। क्या किया गया? व्यापार का एकाधिकार, व्यापार का एकाधिकार क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। लेकिन इनकी एक शर्त थी। इसमें क्या तय किया गया था? इसमें तय किया गया था कि जो 1813 का चार्टर एक्ट था इसमें यह तय कर दिया गया था कि चीन के साथ जो व्यापार करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी और चाय का व्यापार, इन दोनों व्यापार में अभी भी किसका एकाधिकार था? ईस्ट इंडिया कंपनी का ही एकाधिकार था। तो इसके संशोधन के लिए ये मान लीजिए एक एक्ट आया 1833 का चार्टर एक्ट, जिसके द्वारा चीन के साथ होने वाले व्यापार को और चाय के व्यापार का एकाधिकार जो ईस्ट इंडिया कंपनी का था वो खत्म कर दिया गया। किस एक्ट के द्वारा? चार्टर एक्ट के द्वारा। क्वेश्चन कह रहा है कि व्यापारिक एकाधिकार, तो यहां पे मैं आपको बताता हूं व्यापारिक एकाधिकार तो खत्म हुआ ही हुआ, चाय के साथ जो व्यापार था वो भी खत्म कर दिया गया। इसमें दोनों पे एकाधिकार था, एकाधिकार को खत्म कर दिया गया। अब कोई और भी व्यापार कर सकता था, तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। अब बात करते हैं 1833 का चार्टर एक्ट हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे देश में आने वाले समय की भूमिका तैयार करता है 1833 का चार्टर एक्ट। क्या करता है? 1833 का चार्टर एक्ट भूमिका तैयार करता है। क्या करता है? यह एक्ट इस एक्ट के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। क्या हुआ? भारत का गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, और पहले कौन बने थे? पहले बने थे 1833 के लास्ट में जाकर बने थे कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। कौन बने थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है ना। अगर बात करता हूं जो यह एक्ट आया था, यह एक्ट इंग्लैंड में होने वाले या ब्रिटेन में होने वाले औद्योगिक क्रांति का एक परिणाम था। जो 1833 का भारत में चार्टर एक्ट था यह ब्रिटेन में होने वाली औद्योगिक क्रांति का एक परिणाम था और इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस एक्ट के द्वारा भारत में दास्ता को खत्म कर दिया गया। 1833 के एक्ट के द्वारा भारत में जो दास्ता, भारत में पहले क्या थे? भारत में पहले दास रखे जाते थे, तो दास्ता का जो नियम था भारत में रखने का उसे खत्म कर दिया गया। और दूसरा एक काम और अच्छा हुआ था कि जो ब्रिटिश में या तो ब्रिटेन में या फिर ब्रिटेन के जो अधीन देश थे, अगर मैं बात करता हूं या तो ब्रिटेन में या फिर इनके अधीन देश,
भाई उनका अधिकार जिन जिन देशों पर था वहां पर जो दासता का नियम था उसे खत्म कर दिया गया 1833 एक्ट के द्वारा। 1833 में भारत में तो इस एक्ट के द्वारा ही खत्म कर दिया गया, लेकिन यह एक्ट सभी देशों पर तो लागू नहीं होता था। लेकिन और जहां जहां ब्रिटेन की सत्ता थी या ब्रिटेन में भी जो दासता का कानून लगा हुआ था उसे 1833 में निरस्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। और भारत में विधि आयोग का गठन किया गया। क्या किया गया? भारत में विधि आयोग का गठन, विधि आयोग बना। विधि आयोग 1833 के एक्ट के द्वारा 1833 में ही बना विधि आयोग। पहले जो इसके अध्यक्ष बने वो बने आपके कौन? मैकाले। कौन बने इसके अध्यक्ष? अध्यक्ष बने मैकाले, लॉर्ड मैकाले। तो विधि आयोग का गठन कब किया गया? 1833 में। किस एक्ट के द्वारा? 1833 एक्ट के द्वारा किया गया। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बने थे वो बने थे लॉर्ड मैकाले। कौन बने थे? लॉर्ड मैकाले इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब इसके बारे में इतनी डिटेल मैंने आपको बता दी है, मैंने सब कुछ बताने की कोशिश की जो बेस्ट है आप लोगों के लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ब्रिटिश राज के सीधे नियंत्रण में आ गया था? बताइए, किस वर्ष में भारत ब्रिटिश राज के सीधे नियंत्रण में आ गया था, या हम कह सकते हैं ब्रिटिश क्राउन के सीधे नियंत्रण में आ गया था? बताइए किस वर्ष ऐसा हुआ था। देखिए 1858 में, 1878 में, 1888 में, 1686 में किस एक्ट के द्वारा या फिर किस वर्ष भारत ब्रिटिश सत्ता के पूर्ण नियंत्रण में आ गया था, सीधे ब्रिटिश सत्ता के नियंत्रण में आ गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1858, ऑप्शन नंबर ए भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1858। ठीक है ना, भारत शासन अधिनियम 1858 आया। और 1858 में जब 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद यह नियम आया था। और इस नियम के बाद जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके हाथ से शासन को लिया गया और शासन किसे दिया गया? ब्रिटिश क्राउन के पास दे दिया गया सीधे। क्या किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से शासन लेकर सीधे क्राउन का शासन कर दिया गया। क्या किया गया? सीधे क्राउन का शासन कर दिया गया। कैसे? 1858 से पहले भारत पर शासन कौन करता था? ईस्ट इंडिया कंपनी। सारे नियम ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही बनाए जाते थे, सब कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी ही एकाधिकार था। लेकिन 1858 की जो एक्ट आया, भारत शासन अधिनियम आया, उसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लेकर सीधे क्राउन के हाथों में दे दिया गया। अब हमारे यहाँ पर जो शासन करेगा वो डायरेक्ट क्राउन करेगा, अर्थात इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया का शासन कर दिया गया। ठीक है ना, क्या किया गया? 1858 विक्टोरिया। और 1858 में महारानी विक्टोरिया ने यह घोषणा की कि भारत का जो शासन है, भारत का शासन ब्रिटिश शासन द्वारा नियुक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा चलाया जाएगा। अर्थात अब क्या हुआ? देखिए, जब 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से शासन की सारी भागदौड़ लेकर सीधे क्राउन को दे दी गई। अब ऐसा तो होगा नहीं कि सीधा जो वहाँ पे महारानी विक्टोरिया है वो बैठ के और भारत के नियम बनाएगी, नहीं। उन्होंने एक पद बनाया। तो 1858 में एक पद बना, एक पद का सृजन किया गया जो डायरेक्ट महारानी से ही मतलब ब्रिटेन से ही सीधा संपर्क जिसका होता था, जिस पर एकाधिकार जो अपने हर एक जवाब के लिए जवाबदेह ब्रिटेन से होगा, ना कि भारत में किसी कंपनी के अधीन या किसी अधिकारी को अपना जवाब देगा। उस पद का नाम क्या रखा गया? उसका नाम रखा गया भारत सचिव। क्या रखा गया? भारत सचिव। और भारत सचिव, भारत में जो वायसराय का पद था, भारत में जो गवर्नर जनरल का पद था, अब उसे वायसराय कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? वायसराय।
और भारत के पहले वायसराय कौन बने थे बताइए? लॉर्ड कैनिंग बने। भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने थे। आया समझ में कि 1858 में क्या क्या बड़ी बड़ी घटनाएं हुई थी। जो वायसराय का जो ये पद निकल के आया, पहले इसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाता था, उसके बाद 1858 के एक्ट के द्वारा इसे भारत का वायसराय कहा जाने लगा। यह पद किसके नियंत्रण में था? भारत सचिव के। भारत सचिव का इस पर विशेष प्रभाव हुआ करता था। भारत सचिव से कोई भी नियम भारत सचिव से पूछे बिना नहीं बनाया जा सकता था। इसलिए जो भारत सचिव का जो पद था ये महारानी से सीधे संपर्क में था। 1858 में महारानी ने घोषणा की कि भारत में जो अब से भारत में जो क्राउन का जो शासन होगा उसकी भागदौड़ भारत सचिव को दी गई, ताकि भारत सचिव हर एक चीज का ध्यान रख सके कि क्या चल रहा है और क्या नहीं। जो भी 1857 में जो क्रांति हुई थी उसका बहुत बड़ा प्रभाव हुआ था, क्योंकि 1857 में क्रांति होने का सबसे बड़ा कारण था असंतुष्टता, किसानों की असंतुष्टता, लोगों की असंतुष्टता, ये सब कुछ बहुत बड़े बड़े कारण थे। ठीक है ना, आप लोग समझ जाओगे जब उसके बारे में डिटेल से आपको पढ़ाया जाएगा। और उसी को शांत करने के लिए क्राउन ने सीधा शासन अपने हाथ में लिया था, किससे? आपके ईस्ट इंडिया कंपनी से। ठीक है, आया समझ में कि भारत सचिव का जो पद था 1858 में सृजित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा था। और हाँ, एक बात और आपको मैं बता देता हूं कि जो मुगल का पद था, आंसर तो आपका ये हो गया, इस एक्ट के द्वारा मुगल पद भी खत्म कर दिया गया। समाप्त हो गया। पहले क्या होता था? पहले आपका जो मुगल शासक हुआ करते थे, मुगल शासक राजा हुआ करते थे भारत में, ठीक है ना। बहादुर शाह जफर अंतिम शासक था, है ना, लेकिन सिर्फ नाम का शासक रह गया था, सब कुछ ब्रिटिश के हाथों में ही था। अब 1858 के एक्ट के द्वारा 57 में उनकी मृत्यु कर, मतलब उन्हें पकड़ लिया गया था, जो 57 का विद्रोह हुआ था। और उसके बाद जब ये सब कुछ आपके क्राउन के पास चला गया पूरा शासन, तो क्राउन ने 1858 एक्ट के द्वारा मुगल का पद ही खत्म कर दिया कि अब से भारत में कोई राजा नहीं होगा। ठीक है ना, ये पद ही खत्म कर दिया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी, बताइए भारत में प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम के द्वारा शुरू की गई थी? देखिए ऑप्शन नंबर ए भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1935, भारतीय परिषद अधिनियम 1947। बताइए क्या होगा आंसर आपका? किस अधिनियम के द्वारा या किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता शुरू कर दी गई थी। इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन का अंत कर दिया गया था। अगर मैं बात करता हूं भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा क्या किया गया था? 1935 बहुत सारी चीजें बनी थी। सबसे पहले तो आरबीआई का गठन कर दिया गया था। आरबीआई, भारत में आरबीआई का गठन हो गया था 1 अप्रैल 1934। ठीक है ना, गठन किसके द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही आरबीआई का गठन कर दिया गया था। कि प्रांतों से क्या किया गया था? प्रांतों से द्वैध शासन खत्म, द्वैध शासन समाप्त। केंद्र में शुरू, क्या कर दिया गया था? केंद्र में शुरू। ठीक है, केंद्र में शुरू किया गया और प्रांतों में समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 1935 के द्वारा 1935 अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा आपका जो केंद्र में जो प्रांतों में द्वैध शासन था, जो 1919 अधिनियम के द्वारा लगाया गया था प्रांतों में द्वैध शासन, उसे समाप्त करके क्या किया गया? आपका केंद्र में शुरुआत कर दी गई द्वैध शासन की। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई 1935 अधिनियम के द्वारा। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। अखिल भारतीय
संघ की स्थापना कब की गई? 1935 अधिनियम के द्वारा की गई, ठीक है ना। इस अधिनियम के द्वारा 1935 का जो अधिनियम है, 1935 के अधिनियम के द्वारा जब राज्यों में क्या किया गया, जब राज्यों में आपके द्वैध शासन को खत्म किया गया और केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई, तो शक्ति का विभाजन किया गया 1935 अधिनियम से। 1935 अधिनियम से शक्तियों का विभाजन किया गया और 3 सूची बनाई गई। 3 सूची कौन कौन सी थी? सूची बनाई गई आपकी 3, और 3 सूची कौन सी थी? केंद्र सूची, राज्य सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। क्या किया गया? समवर्ती सूची। इन सभी में शक्तियों का विभाजन किया गया। क्या किया गया? शक्ति का विभाजन कर दिया गया। देखिए, अगर केंद्र की बात करता हूं तो 59 विषय इसमें दे दिए गए, 59 विषय इसमें दे दिए गए, 54 विषय आपके इसमें दे दिए गए। क्या किया गया? और 54 विषय इसमें और 36 विषय आपके समवर्ती सूची में दे दिए गए। अब ऐसे भी ऐसी भी शक्तियां बची जिन पर, या ऐसे भी नियम बच गए, क्या बचे? इसके द्वारा वायसराय मैं इसको रब कर देता हूं क्योंकि यहां पर थोड़ा जगह नहीं बची है। अब हमने शक्तियों का विभाजन तीनों सूची में कर दिया गया भारत शासन अधिनियम के द्वारा। अब ऐसे भी कार्य बचे जो इन सूची में नहीं आए थे। ऐसे कार्य जो तीनों सूची से बाहर थे, तीनों सूची से बाहर थे, उन पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर किसे दिया गया? वायसराय को दे दिया। क्या दे दिया गया भाई? जो नियम इन तीनों विषय में नहीं आए थे, जो आपके कार्य इन दोनों सूची में नहीं आए थे, अब वो भी तो कुछ ना किसी में पढ़ते, तो उन पर नियम बनाने का अधिकार वायसराय को दे दिया गया। इसलिए कहा जाता है कि अवशिष्ट शक्तियां भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, आपसे क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, 1935 के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई? ये क्वेश्चन आपसे अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? तो किसे दी गई थी? वायसराय को। किसे दी गई? वायसराय को दी गई। और अवशिष्ट शक्तियां किसे कहते हैं? मैंने ऊपर बता दिया है कि वे कार्य जो सूची में नहीं आए थे, उन कार्यों पर नियम बनाने का अधिकार किसे दे दिया गया? आपका वायसराय को दे दिया गया, ठीक है ना। अब क्या हुआ 1937 में जाकर? क्या हुआ देखिए, 1937 में भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही 1937 में क्या किया गया? 1937 में एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई दिल्ली में। क्या किया गया? आपका संघीय न्यायालय की स्थापना। संघीय न्यायालय की स्थापना कहां की गई? दिल्ली में कर दी गई, दिल्ली में, जिसे हाई सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। अब 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। 1937 में ही 11 प्रांतों में चुनाव कराए गए। अब 11 प्रांतों में चुनाव क्यों कराए गए? क्योंकि देखिए, प्रांतों को स्वायत्तता तो मिल गई थी, इसलिए चुनाव कराए गए 11 प्रांतों में, जिसमें से 8 में कि आपकी कांग्रेस ने क्या किया? अपनी सरकार बनाई। 8 में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई, 6 में पूर्ण बहुमत था उनके पास, और 2 आपकी सहयोग से सरकार बनाई उन्होंने। 6 में पूर्ण बहुमत था,
ठीक है ना, और आपकी 2 में संयोग से सरकार बनाई। लेकिन 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, 1939 में दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, तो भारत के वायसराय कौन थे? भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिलिथ गो। कौन थे? लॉर्ड लिलिथ गो। उन्होंने युद्ध की घोषणा की और कहा कि भारतीय भी इस युद्ध में भाग लेंगे। इस बात से कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा। कांग्रेस ने कहा कि जब हमने सरकार बनाई है, हमारा भी राज्यों में योगदान है, तो हमसे पूछा भी नहीं गया। इसके विरोध में कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। क्या किया? 1939 में इस्तीफा दे दिया 22 अक्टूबर को। 22 अक्टूबर 1939 को इस्तीफा दे दिया। अब इस्तीफा तो उन्होंने दे दिया, कोई बात नहीं, लेकिन आपका जिन्ना साहब ने क्या किया? मुस्लिम लीग ने क्या किया? मुस्लिम लीग ने 22 अक्टूबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। क्या किया था? कि कांग्रेस से देश को मुक्ति मिल गई है, इसलिए जिन्ना साहब ने या मुस्लिम लीग ने 22 अक्टूबर 1939 जिस दिन कांग्रेस ने इस्तीफा दिया था, 22 अक्टूबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। तो देखिए, इतनी डिटेल एक क्वेश्चन के बारे में काफी हो जाती है, टाइम बहुत कम होता है। तीसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1935। अब टाइम की कमी हो गई मेरे पास, क्योंकि इतनी डिटेल में मैंने 20 मिनट हो चुकी है हमें पढ़ते हुए अभी, तो इतनी डिटेल बताना मतलब 3 क्वेश्चन में लगभग 15 क्वेश्चन तक मैंने कवर करा दिए। अगर हर क्वेश्चन में डालता तो बहुत तेजी से निकल जाता मैं, लेकिन डिटेल बताना बहुत जरूरी होता है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं? सीधे चलेंगे और सीधे बता के इसे आगे निकल जाएंगे। क्या पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, भारत और श्रीलंका इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं, ठीक है। उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया, अगर उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया की मैं बात करता हूं तो इनके मध्य 38वीं समांतर रेखा है। 38वीं, ठीक है ना, 38वीं समांतर रेखा है। भारत और श्रीलंका के मध्य पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं। किससे? पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं भारत और श्रीलंका। अब बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की थी? भारत ने संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की है? अमेरिका के संविधान से, रूस के संविधान से, ब्रिटिश संविधान से या स्विस संविधान से? देखिए, संसदीय प्रणाली, देखिए अगर याद करने की बात बताऊं तो आप सब जानते हो कि संसद में कार्य होते थे ब्रिटेन के टाइम पे ही, ब्रिटिश के टाइम पे ही संसद में कार्य होते थे सारे। वो नियम बनाते थे, नियम बनाकर भारत में लागू कर देते थे। तो हम याद कर सकते हैं कहां से की थी? ब्रिटिश संविधान से की गई थी। कहां से? ब्रिटिश संविधान से की गई थी, जिसमें बताया गया है कि जिसमें ब्रिटिश संविधान में यह बताया गया है कि जो प्रधानमंत्री होता है वो वास्तविक कार्यपालिका होता है। क्या होता है? वास्तविक कार्यपालिका होता है और लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। ये किसमें? ब्रिटिश संविधान में बताया गया है। तो हमने संसदीय प्रणाली कहां से ली है? आपकी ब्रिटेन से ली है या ब्रिटिश संविधान से ली है। छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? बताइए। आपका सीनेट, राज्यसभा, हाउस ऑफ लॉर्ड या विधानसभा, इनमें से किसे अपर हाउस कहा जाता है? बताइए, आपका किसे अपर हाउस के नाम से जाना जाता है? तो राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है। राज्यसभा को क्या कहा जाता है? अपर हाउस कहा जाता है, ठीक है ना। राज्यसभा को क्या कहा जाता है? अपर हाउस कहा जाता है। और आपका लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। उच्च सदन राज्यसभा जो है इसे उच्च सदन कहा जाता है। क्या? उच्च सदन। और निम्न सदन किसे कहा जाता है? निम्न सदन कहा जाता है लोकसभा को। किसे कहा जाता है? लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, ठीक है। आया समझ में? अगर राज्यसभा की बात करूं तो 79 में वर्णन दिया गया है, 80 में वर्णन दिया गया है। लोकसभा की बात करूं तो 81 अनुच्छेद 81 में वर्णन दिया गया है। अगर बात करूं संसद की तो 79 में वर्णन दिया गया है। याद कर सकते हैं सेरेले। कैसे? संसद 79 में, राज्यसभा 80 में और आपका लोकसभा 81 में वर्णित की गई है। किसमें? 81 में वर्णित की गई है। अब बात करते हैं हम लोग 7वें क्वेश्चन की। भारत में इस सलाहकारती मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है? बताइए,
कौन सा संगठन स्थलाकृति मानचित्र को बनाता है भारत में? भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण। कौन बनाता है आपका? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। बताइए इनमें से कौन बनाता है? भारत के स्थलाकृति मानचित्र कौन बनाता है? तो कौन बनाता है? ऑप्शन नंबर बी, भारतीय सर्वेक्षण संस्थान। कौन? भारतीय सर्वेक्षण क्या बनाता है? भारतीय सर्वेक्षण आपका भारत में स्थलाकृति मानचित्र को बनाता है। 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय मानक समय किस रेखा पर अपनाया जाता है? बताइए भारतीय मानक समय रेखा किस रेखा पर अपनाई जाती है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए की अगर मैं बात करता हूं तो ए कहता है 75.5 डिग्री ईस्ट अर्थात पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 90.5 डिग्री ईस्ट रेखा या पूर्वी देशांतर रेखा, या 0 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ए, बी, सी या फिर डी। बताइए क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर क्या है? मैं यहां पे लिख देता हूं 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। बयासी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर क्या है? पूर्वी देशांतर। यह रेखा भारत में किस राज्य से होकर गुजरती है? यूपी से। किसने? यूपी से जाती है और यूपी में प्रयागराज या हम कह सकते हैं इलाहाबाद, प्रयागराज के नैनी से। वर्तमान नाम क्या है? प्रयागराज के नैनी से जाती है, नैनी। दूसरा कौन सा जिला है? मिर्जापुर। कौन सा है? मिर्जापुर से भी यह रेखा जाती है, मिर्जापुर। ठीक है ना? कहां से जाती है? मिर्जापुर से भी जाती है, क्योंकि नैनी तो सबको याद है, पूछेगा मिर्जापुर। ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं तो यह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से भारतीय मानक समय रेखा होकर गुजरती है। कहां से? 5 राज्यों से। कौन कौन से है वो 5 राज्य? मैं लिख देता हूं कि 5 राज्य है, कौन कौन से है। तो 5 राज्य के मैं नाम यहां पे लिख देता हूं। 5 राज्य है आपका यूपी, एमपी। क्या हुआ? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा। यूपी, एमपी, 36 लिख के और गढ़ लिख देता हूं, समझ में आ जाएगा ना? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, आपका ओडिशा और आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4 और 5। इन 5 राज्यों से भारतीय मानक समय रेखा होकर गुजरती है। 5 राज्यों से गुजरती है, याद रखना ये बात। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और हाँ, भारतीय मानक समय रेखा प्रयागराज या इलाहाबाद कह सकते हैं, इसे याद जैसे भी याद होता है। प्रयागराज के नैनी से गुजरती है और मिर्जापुर से भी गुजरती है। मिर्जापुर पूछेगा जब भी पूछेगा, याद रखना इस बात को। तो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ग्रीनविच समय रेखा जो 0 डिग्री मध्याह्न समय रेखा है, 0 डिग्री जो रेखा है वो ग्रीनविच से गुजरती है। कहां से? ग्रीनविच से जाती है, ग्रीनविच से गुजरती है। कहां से गुजरती है? ग्रीनविच से गुजरती है 0 डिग्री रेखा। लेकिन उस रेखा से भारतीय मानक समय रेखा 5.5 घंटे आगे है। कितनी? 5.5 घंटे आगे है हम उससे, क्योंकि जब पूर्व की तरफ जाते हैं तो समय प्लस में जाता है और पश्चिम की तरफ जाते हैं तो उससे माइनस में जाता है। ठीक है ना? तो 0 डिग्री रेखा कहां से गुजरती है? 0 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा ग्रीनविच से गुजरती है। कहां से? ग्रीनविच से गुजरती है। तो 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं 9th नंबर क्वेश्चन की। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? बताइए भारत के लिए यह रेखा क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारत की जलवायु पर प्रभाव डालती है। यह भारतीय मानक समय रेखा का निर्धारण करता है। इस देशांतर के पास इलाहाबाद स्थित है। यह भारत की रीति रिवाजों को प्रभाव डालती है। तो बताइए क्या होगा आपका? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह भारतीय मानक समय रेखा का निर्धारण करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग 10वें नंबर के क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलती? अब मेरी बात सुनिए, मैं ये क्वेश्चन आपको कल कराऊंगा।
कि ऊर्ध्वाधर किरणें क्यों नहीं मिलती, इसका कारण क्या है। बड़ा क्वेश्चन है, हमें 29 मिनट हो चुकी है। मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं छोटे वाला, क्योंकि वो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, मुझे इसमें डिटेल बतानी है आपको, और मुझे नहीं लगता मैं 1 मिनट में भी इसको कवर कर पाऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए क्वेश्चन हम ये लेंगे। आप बताइए, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, टाइम हो गया है। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था, बताइए। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था। जो चावल, दूध और उसके उत्पाद, चावल और दालें, सब्जियां और फल। तो क्या था आपका था दूध और इसके उत्पाद, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, बहुत डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। अब आप लोग तय करिए कि हम कैसा करा रही है, ये तय आप लोग करेंगे, हम नहीं कर सकते इस बात को तय। अगर आप क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आपके लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है, बस और कुछ नहीं मिलता है, बस मोटिवेशन मिलता है और जोश आता है आपको कराने का। लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। सुबह 6 बजे मैडम करंट अफेयर लेती है, डेली लेनी है, डेली। जिसने नहीं ली अब जाकर लीजिए, लेकिन लीजिए, करंट अफेयर एक भी दिन नहीं छोड़नी। 9 बजे टॉपिक वाइज हिंदी चलती है, फुल डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, धीरे धीरे पढ़ाई लेकिन अच्छी तरह। तो दोस्तों आज के लिए हम यहीं तक रखेंगे, अगर कोई क्वेरी है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हो। तो आज के लिए दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।